मास्टर को छुरा घूप कर आयशा जानती थी अब उसे राहुल से कोई जुदा नहीं कर सकता। इस खुशी ने आयशा की आंखों को आंसुओं से भर दिया था। जमीन पर बैठकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए आयशा ने चैन की सांस ली और एक हल्की सी मुस्कान आयशा के चेहरे पर आई ही थी कि तभी मास्टर की हंसी ने आयशा के रोंगटे खड़े कर दिए। आयशा ने पलट कर देखा तो मास्टर ठीक उसके पीछे खड़ा था। आयशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले मास्टर कुछ कहता आयशा समझ चुकी थी कि मास्टर ने उसके साथ छलावा किया है। दो पल के लिए आयशा की जीत मास्टर का ही बनाया एक भ्रम था। मास्टर ने आयशा की गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्या समझा था तूने मास्टर को? है ये पिद्दी सा चाकू मेरी जान लेगा? हाँ, इतना प्यार है तुझे अपने राहुल से कि सीधे मौत के मुंह में आ गई तू? तो एक बात समझ ले, बचपन से नजर है मेरी तेरे राहुल पर। वो मेरी जकड़ से कभी आजाद नहीं हो पाएगा, पर तू मेरे कोई काम की नहीं। पता क्या करूं तेरे साथ? वहीं दूसरी तरफ सीबीआई चीफ नायडू अपनी फोर्स के साथ राहुल के कमरे के बाहर पहुंच चुका था और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला वो देखकर दंग रह गया। कमरे की दीवार पिघली हुई थी और सामने दिख रहा था बड़े से पाइप का सिरा। नायडू ने बौखलाते हुए अपने गार्ड्स पर चिल्लाया, 2 आदमी मेरे कमरे से गायब हो गए और तुम लोगों को भनक तक नहीं लगी? गार्ड्स जानते थे ये कोई आम इंसान नहीं थे, पर नायडू के गुस्से के सामने किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नायडू ने चिल्लाते हुए कहा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उन्हें। पर नायडू इस बात से बेखबर था कि राहुल अब तक इस पाइप की दूसरी ओर पहुंच भी चुका था। वो सिरा जो लोहे के गेट से सील था, राहुल ने ताकत लगाकर उस लोहे के गेट को तोड़ा और महिपाल को पानी में धकेलते हुए चैन की सांस ली। राहुल को लगा कि खतरा टल चुका है, पर तभी महिपाल के चीखने की आवाज ने राहुल के कान खड़े कर दिए। आनंद फानन में राहुल ने जैसे ही उस पाइप से बाहर सर निकाला तो देखा एक बेहद ही लंबा मगरमच्छ अपना जबड़ा फाड़े तेजी से महिपाल की तरफ बढ़ रहा था। इतना जोखिम उठाकर महिपाल को एक मगरमच्छ का शिकार राहुल किसी भी कीमत पर बनने नहीं देना चाहता था। राहुल ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस मगरमच्छ की तरफ छलांग लगाई और ठीक ऐन वक्त पर जब महिपाल उस मगरमच्छ का शिकार बनने ही वाला था, राहुल ने अपने दोनों हाथों से उसका जबड़ा पकड़ लिया। पर राहुल को भी अंदाजा नहीं था कि वो मगरमच्छ अपने जोर से राहुल को पानी में खींचता चला जाएगा। राहुल के पानी में जाते ही महिपाल ने उसे नदी से बाहर निकालने के लिए छलांग लगा दी। वो बाहर तो आ गया, पर अब तक ना तो राहुल का कुछ पता था और ना ही उस मगरमच्छ का। और तभी बुलबुल के साथ खून का गुब्बारा पानी की सतह पर आया। ये देखते ही महिपाल सहम गया और खून के साथ तैरते हुए आई एक लाश उस मगरमच्छ की। और फिर खून से लथपथ बाहर आया राहुल। हाँफते हुए राहुल ने महिपाल की तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत, मेरा मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महिपाल ने राहुल की बहादुरी को सराहते हुए कहा, पहली बार किसी इंसान में अपने मकसद को पाने के लिए इतना पागलपन देखा है। मुझे बचा तो लिया तुमने, पर आगे क्या करना है? राहुल ने गहरी आवाज में कहा, करना नहीं है, जानना है कि कौन हो तुम। क्यों तुम्हें मास्टर जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह है वो हर हाल में बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ नरकदूत जिसके पास अपार शक्ति है वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। क्यों? महिपाल ने चौंकते हुए कहा, मैं किसी मास्टर या नरकदूत को नहीं जानता। मैंने अपने जीवन के 20 साल इसी जेल में बिताए हैं। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, आखिर जेल क्यों हुई आपको? महिपाल ने खुद को संभालते हुए कहा, पढ़ा लिखा आदमी नहीं होना इसलिए। जवानी में नौकर था अजंता के एक घर में, उनके साथ ही रहता था। बड़ा घर, 2 भाई, उनकी बीवियां, बड़े भाई के 2 बेटे। एक दिन सुबह उठकर देखा
सब मरे हुए थे। पूरे घर में बस लाशें ही लाशें थी और उन लाशों के बीच जिंदा बचा था सिर्फ मैं। इसलिए पुलिस ने मुझे ही मुजरिम मान लिया और कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा सुना दी। तब से लेकर आज तक 20 साल से बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। राहुल को महिपाल की बात में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मास्टर जब आयशा की बेबसी पर हंस रहा था, तभी नदी के किनारे खड़े राहुल ने निडरता से कहा, अब बातें करने का वक्त नहीं बचा चाचा। बस मैं तुम्हें मास्टर के हवाले कर अपनी जिंदगी वापस चाहता हूं। अपनी आयशा के पास जाना चाहता हूं। उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। महिपाल ने राहुल की आंख से आंख मिलाते हुए पूछा, और मेरा क्या होगा? राहुल ने महिपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इस वक्त कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हो। तुम जितना समझते हो ये खेल उससे कई ज्यादा पेचीदा है। यहां लड़ाई अहंकार की नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की है। भरोसा करो मुझ पर। बिना सच्चाई जाने मैं तुम्हें इन शैतानों के हाथ नहीं लगाता। महिपाल ने राहुल को घूरते हुए पूछा, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अगला कदम क्या है तुम्हारा? राहुल ने हंसते हुए कहा, मेरा अगला कदम मौत से आंख मिलाने का है। खौलती हुई कढ़ाई में नरकदूत जेल की अफरा तफरी साफ देख पा रहा था। यादव जो नरकदूत के पास ही खड़ा था, उसने धीमी आवाज में कहा, पुलिस का दिमाग तो मेरा है, पर ये राहुल भी शातिर निकला। बड़ा खेल खेल गया वो तो। नरकदूत ने हंसते हुए कहा, ये खेल अब बदल चुका है। राहुल कितना भी शातिर हो, वो ये नहीं जानता कि वो सिर्फ इस खेल का एक प्यादा है। ये कहानी शुरू नरकदूत से हुई है और इसे खत्म भी नरकदूत ही करेगा। पुणे शहर से सटे मीलों तक फैले जंगलों में राहुल आंधी की रफ्तार से उड़ता हुआ मास्टर के पास जा रहा था और तभी राहुल को अपनी शर्ट में छुपे चूहे के मिनमिनाने की आवाज आती है। राहुल समझ गया था कुछ तो बात है। उसने अपनी रफ्तार धीमी करते हुए घने जंगल की घनी झाड़ियों में कदम रखा और अपना दायां हाथ शर्ट में डालकर उस चूहे को बाहर निकाला। इससे पहले राहुल उस चूहे का इशारा समझ पाता, राहुल को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। राहुल ने बेचैनी में इधर उधर मुड़कर देखा तो पेड़ के पीछे रंग बिरंगे कपड़ों में मास्टर को देखा। मास्टर के चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी। मास्टर ने राहुल पर तंज कसते हुए पूछा, तू जब गया था तो 2 लोग थे, सोचा 3 वापस आओगे, पर ये क्या, तू तो अकेला ही बचा है। क्या महिपाल नहीं? इससे पहले मास्टर अपनी बात खत्म कर पाता, राहुल ने मास्टर की बात काटते हुए कहा, महिपाल मेरे पास है और जिंदा भी है। ये सुनते ही मास्टर की आंखें खुशी से झूम उठी और उत्साह से मास्टर ने कहा, जानता था वो यादव तो गधा है, एक तू ही है जो मेरा काम कर सकता है। तो बता कहाँ है महिपाल? और राहुल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मास्टर की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास। तो पहले अपना वादा निभाओ, महिपाल तुम्हें मिल जाएगा। राहुल की ये बात मास्टर को सुई की तरह चुभी। मास्टर समझ गया था कि राहुल बदल चुका है। वो जानता है कि जीत ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत से मिलेगी। राहुल की तरफ देखकर मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, तो तू मुझसे सौदा करने आया है? तुम्हें जो समझना है समझ लो, बस इतना याद रखना कि वक्त कम है तुम्हारे पास। इससे पहले नरकदूत की नजर महिपाल पे पड़े, तुम मुझे वापस अपने जिस्म में भेज दो। ये सुनते ही मास्टर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहा, तू मुझे नरकदूत की धमकी देगा? तो ठीक है,
बड़ी याद आ रही है ना तुझे नरकदूत की? तो उससे मिलवा ही देता हूं मैं। ये कहते ही मास्टर ने एक इशारे में उस चूहे को अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर राहुल भी चौंक पड़ा। उसने ये कभी नहीं सोचा था। और फिर मास्टर ने राहुल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अब तू निपट नरकदूत से, मैं चला महिपाल को ढूंढने। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी मदद के बिना तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। मास्टर ने मुड़कर कहा, तुझे अंदाजा भी नहीं है मेरी इस चूहे की गैंग का। ये मेरे इशारे पर समुंदर से मोती ढूंढ सकते हैं, तो फिर महिपाल कौन सी बड़ी चीज है। ये कहते ही मास्टर वहां से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया राहुल को, जिसे इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक आसपास अंधेरा छाने लगा। ये दस्तक थी नरकदूत की। बदहवास राहुल इधर उधर भागने लगा। वो जानता था कि अगर इस बार वो नरकदूत के हाथों लग गया तो उसका मरना तय है। देखते ही देखते हवाएं तेजी से चलने लगी। राहुल तेजी से भाग ही रहा था कि तभी एक बड़े से पत्थर से टकराकर राहुल जमीन पर गिर गया। डर के मारे राहुल ने अपनी आंखें बंद कर दी। नरकदूत की गुफा से आने वाली आग की तपन को राहुल महसूस कर सकता था, पर धीरे धीरे वो तपन कम होने लगी। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। हिम्मत से जब राहुल ने अपना सर उठाकर देखा तो पाया कि अंधेरा छट चुका है, हवाएं थम चुकी हैं। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। ये बात तो तय थी कि नरकदूत ने उसे ढूंढ लिया था, पर फिर वो उसके सामने क्यों नहीं आया। राहुल की इसी उलझन का जवाब सिर्फ और सिर्फ नरकदूत के पास ही था, जो इस वक्त अपनी गुफा में खड़ा खौलते हुए कढ़ाई में राहुल को देख पा रहा था। नरकदूत ने पलटकर अपनी बाईं ओर देखा, जहां खड़ा था यादव। यादव ने हाथ जोड़ते हुए नरकदूत के सामने अपना सर झुकाया और कहा, मुझ पर दोबारा भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसा खेल खेलूंगा राहुल खुद महिपाल को लेकर आपके पास आएगा। ये सुनते ही नरकदूत हंस पड़ा और कहा, जा देखता हूं पुलिस वालों का दिमाग कितना तेज होता है। यादव की आंखों में राहुल के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। अपने दांतों को रगड़ते हुए यादव ने कसम खाई, इस बार तू मुझे चकमा नहीं दे पाएगा राहुल। अब तेरी कहानी का दी एंड मैं करूंगा। वहीं कमिश्नर काफी देर से रोड के किनारे खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तक तो आयशा को आ जाना चाहिए था। कमिश्नर खुद घने जंगल में आयशा की तलाश के लिए निकल पड़ा। दूर दूर तक आयशा का कोई नामो निशान नहीं था और तभी कमिश्नर को झुमके की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। कमिश्नर ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया और कुछ ही समय में कमिश्नर उस जगह पहुंच गया जहां से झुमके की आवाज आ रही थी। पर काफी ढूंढने के बाद भी कमिश्नर को झुमका दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर तभी कमिश्नर का ध्यान अपने पीछे वाले लाल पेड़ पर गया और जैसे ही कमिश्नर ने ऊपर देखा तो पाया कि आयशा का एक झुमका पेड़ की डाल से लटक रहा था। ये देखते ही कमिश्नर दंग रह गया और उसने जोर जोर से आयशा का नाम पुकारना शुरू किया, आयशा, आयशा। और तभी कुछ ही दूर पर कमिश्नर को आयशा के गले का हार दिखा। अब तक कमिश्नर समझ चुका था कि आयशा के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और तभी कमिश्नर की आंख नीले रंग के कपड़े पर पड़ी। जैसे जैसे कमिश्नर उस कपड़े की तरफ बढ़ा तो वो देखकर दंग रह गया कि ये कपड़ा नहीं बल्कि आयशा की साड़ी थी। उस साड़ी को कमिश्नर ने जब हाथ में लिया तो पाया उस साड़ी में कई छेद थे। ये कोई ऐसे वैसे छेद नहीं थे, किसी के काटने के छेद थे। बारीकी से देखने पर कमिश्नर समझ चुका था ये छेद तभी बन सकते हैं जब एक साथ हजारों चूहे इस पर टूट पड़े हों। ये सोचते ही कमिश्नर की रूह कांप उठी। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि जब साड़ी का यह हाल है तो आयशा किस हाल में होगी। आखिर क्या किया मास्टर ने आयशा के साथ। और तभी
कमिश्नर को अंदाजा हुआ कि वो इस वीरान जंगल में अकेला था। डर के मारे कमिश्नर वहां से पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा था। एक तरफ यरवाड़ा जेल में राहुल को ढूंढने के लिए टीम तैयार की जा रही थी, जिन्हें खुद नायडू ब्रीफ कर रहा था। पर तभी अचानक बाहर से गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आने लगी। नायडू ने भवे चढ़ाते हुए सोचा, अब कौन सी मुसीबत आ गई? पहले ही इतना सब कुछ देख चुका हूं, वो क्या कम था? और तभी उस कमरे में बदहवास दौड़ता हुआ एक कांस्टेबल आया और हांफते हुए उसने कहा, सर 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 वो वापस आ गया है। नायडू समझ चुका था कि कांस्टेबल किसकी बात कर रहा है और टेबल से अपनी गन उठाकर नायडू निडरता से बाहर चला गया और देखा कि राहुल सीधे उसकी तरफ चला आ रहा है, पर इस वक्त वो अकेला था। राहुल ने नायडू के करीब आकर कहा, अगर खून खराबे के उद्देश्य से आता तो अब तक कई लाशें बिछ चुकी होती। सिर्फ बात करने आया हूं, इसलिए कृपया अपनी गन अपनी जेब में रखें तो सबके लिए अच्छा होगा। नायडू ने गन तो अंदर रख ली, पर डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से, वो भी जानने के लिए बेकरार था कि जो इंसान अब तक पुलिस से भाग रहा था, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो खुद चल के सीबीआई के पास चला आया था। राहुल बॉस की तरह नायडू के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नायडू ने भी राहुल की तरफ झुकते हुए कहा, तो आखिर चाहते क्या हो तुम? राहुल ने गहरी आवाज में कहा, महेंद्र नाथ गुप्ता, 20 साल पहले उसका और उसके पूरे परिवार का खून हो गया था। मुझे उस केस की फाइल चाहिए और यह काम सीबीआई से अच्छा और कौन कर सकता है? नायडू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने तंज कसते हुए कहा, तो आखिर इतनी शक्ति होने के बाद भी तुम किसी काम के नहीं? राहुल ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, नायडू, ये ईगो बैटल नहीं है। मैं जानता हूं तुम भी इस केस को उतना ही सॉल्व करने के लिए उतावले हो जितना कि मैं। अतीत में दफन ये एक फाइल हजारों राज से पर्दा उठा सकती है, सोच लो। मिलकर काम करें तो मंजिल दूर नहीं। राहुल की बातों में दम तो था, इसलिए बिना कुछ कहे नायडू अपनी टीम को ब्रीफ करने चला गया। राहुल फिर से बॉस की तरह उसी कुर्सी पर बैठा था कि तभी एक सुनी हुई आवाज राहुल के कानों में गूंजी। यह आवाज थी यादव की। यादव ने गहरी आवाज में कहा, शाबाश राहुल, तेरी तो दाद देनी पड़ेगी। अपने शरीर को पाने का इतना जुनून कि तू खुद चल के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पर सोच, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा तू? ये सुनते ही राहुल की रूह कांप गई। अपनी आंख बंद करके राहुल ने यादव से संपर्क बनाया तो देखा कि यादव पुणे के शमशान घाट में जलती चिताओं के बीच बिना डर के खड़ा था और चीख रहा था, यही जिस्म चाहिए था ना तुझे? तो आ, ले। पर टाइम कम है तेरे पास। या तुम महिपाल को मेरे हवाले कर दे या अपने जिस्म को हमेशा के लिए खो दे। ये कहते हुए यादव जोर जोर से हंसने लगा। राहुल जानता था वो एक ऐसे दोराहे पर फंसा था जहां आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।